चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में। फ्लो ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है कि जो प्रोग्राम का स्टेटमेंट है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहा। अगर हम सिंपल लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द ऑर्डर in which statements are executed in a program। अगर हम प्रोग्राम के जो फ्लो की बात करें तो बेसिकली तीन तरह का फ्लो होता है। एक हमारा सीक्वेंशियल फ्लो होता है, एक कंडीशनल फ्लो होता है और एक इटरेटिव फ्लो होता है। बाय डिफॉल्ट किसी भी प्रोग्राम का जो ऑर्डर होता है वो सीक्वेंशियल होता है, इसलिए कि हम लोग जैसे प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखते हैं सेम उसी वे में प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर होता है सेम होता है। जैसा स्टेटमेंट लिखते हैं उसी वे में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। कंडीशनल फ्लो में क्या होता है कि वेरियस कंडीशन के आधार पर फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्लो को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस डायरेक्शन में होगा, कैसे फ्लो होगा। इटरेटिव फ्लो का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। बेसिकली हमें अगर फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात कहें तो हमें तीन तरह का फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ना है। और बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशियल है तो सीक्वेंशियल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है ज्यादा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हम कुछ इसमें चेंज करें या ना करें स्टेटमेंट में ये अपने आप ही सीक्वेंशियल मैनर में फ्लो करता है। हमें जो बेसिकली डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है कंडीशनल फ्लो और इटरेटिव फ्लो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल फ्लो की, उसके बाद हम लोग कंडीशनल और इटरेटिव फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसकी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ ही सीक्वेंशियल फ्लो का। अगर सीक्वेंशियल फ्लो की बात करें तो सीक्वेंशियल फ्लो बेसिकली होता है द डिफॉल्ट कंट्रोल फ्लो इन अ प्रोग्राम इज सीक्वेंशियल फ्लो। मतलब डिफॉल्ट मैनर में अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो उसे हम सीक्वेंशियल फ्लो कहते हैं। सीक्वेंशियल फ्लो में बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है उस सेम ऑर्डर में जिस वे में लिखा गया हो। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 7, z इक्वल टू y माइनस एक्स और प्रिंट करना है z की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, x में 6 की वैल्यू असाइन हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट है y इक्वल टू 7, मतलब यहाँ पर क्या है, y में 7 वैल्यू असाइन हो रही है। उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, y माइनस एक्स, यानी y में से x की वैल्यू माइनस करके इसके रिजल्ट को हम लोग z में स्टोर कर रहे हैं, z नाम के वेरिएबल में, और फाइनली z नाम के वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से जिस ऑर्डर में प्रोग्राम लिखा गया है इसी वे में प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी कर रहा है। नेक्स्ट सीक्वेंशियल फ्लो के बाद आता है कंडीशनल फ्लो। अगर हम कंडीशनल फ्लो की बात करें तो बेसिकली कंडीशनल फ्लो रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन स्टेटमेंट ओनली इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। कहने का मतलब है कंडीशन फ्लो में एग्जीक्यूशन जो है वो बेसिकली कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पार्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और इस तरह के फ्लो के लिए बेसिकली हम लोग जो स्टेटमेंट यूज करते हैं
वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जैसे कि इफ, इफ एल्स, इफ, एलिफ एल्स, ये सभी बेसिकली कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट है। हम लोग को इस कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में एक एक करके डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम एक कंडीशनल फ्लो का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और यूजर से इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट लेते हैं। इनपुट ले करके और इसकी वैल्यू को हम नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब यूजर जो भी वैल्यू इनपुट देगा उसके आधार पे हमें चेक करना है कि जो एंटर्ड नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है या फिर लेस देन 5 है। तो मतलब हमने क्या की, एक सर्टेन कंडीशन दे दी। अब कंडीशन अगर ट्रू होगा तो कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होने के बाद कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने दिया है कंडीशन इफ नम ग्रेटर देन 5, मतलब जो यूजर इनपुट देगा वैल्यू उसको हम लोग चेक करेंगे कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5 है या फिर नहीं है। तो कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट का प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सेम यहाँ पर है, अगर हम आउटपुट को ध्यान से देखें तो यूजर के द्वारा एक नंबर एंटर किया गया है 55 और 55 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं 55 ग्रेटर देन 5, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो चूंकि इस केस में कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स है, इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है और इसके बदले में यहाँ पर एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम इस 55 की जगह सिर्फ एंटर कर दे 3, इनपुट अगर हम 3 दे दें यूजर के थ्रू, तो क्या होगा, फिर से चेक किया जाएगा इफ 3 ग्रेटर देन 5, मतलब नंबर की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। तो इसमें कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे 55 के केस में क्या है कि हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट 55 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो रहा है नंबर इज ग्रेटर देन 5। अगर इस केस में नंबर जो है वो 3 होता तो कंडीशन चेक होता 3 ग्रेटर देन 5, तो 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है और एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर यहाँ पर 3 होता तो स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आता, नंबर इज लेस देन 5। तो बेसिकली इस तरह से कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है कि हम लोग सर्टेन कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अब लास्ट टाइप जो है कंट्रोल फ्लो का वो बेसिकली है इटरेटिव फ्लो। और अगर हम इटरेटिव फ्लो की बात करें तो इटरेटिव का मतलब होता है, इटरेशन का मतलब ही है रिपीटेशन, यानी सर्टेन कंडीशन के आधार पर पार्टिकुलर स्टेटमेंट, पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रिपीट करता रहेगा। इटरेटिव फ्लो रिपीट्स स्टेटमेंट इन अ ब्लॉक ऑफ कोड। Repetition or looping can be performed a fixed number of times or until a certain condition is met. This is accomplished through the use of iterative statement for and while. कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग इटरेशन की बात करेंगे तो इटरेशन मतलब होता है रिपीटेशन, और रिपीटेशन में ब्लॉक ऑफ
कोड जो है वो पार्टिकुलर टाइम के हिसाब से या तो रिपीट करेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें रिपीट करना है, या फिर सर्टेन कंडीशन के आधार पर रिपीट करना है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक स्टेटमेंट रिपीट होता रहे। और इसके लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेम इक्वल टू इनपुट योर नेम। मतलब इनपुट, हम लोग नेम इनपुट करवाएंगे यूजर से, और उसके बाद हमें चेक करना है कि उसमें जितनी बार भी रेंज में होगा उस नेम को हमें बार बार प्रिंट करना है। मतलब यूजर से हम इनपुट करवाएंगे और इनपुट करवाने के बाद हमें उस पर्टिकुलर नेम को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है। सर्टेन कंडीशन के आधार पे हम लोग रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर लूप बेसिकली क्या करता है, फॉर लूप की हेल्प से हम लोग एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स किसी कंडीशन को रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फोर एक्स इन रेंज। रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर क्रिएट करता है 0 to n-1 तक। यहाँ हमने रेंज 5 दिया है, इसका मतलब जो सीक्वेंस क्रिएट होगा वो 0 to 4 क्रिएट होगा। और इतनी ही टाइम क्या करना है, हेलो के साथ नेम को प्रिंट करना है। हर बार हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, मतलब 5 टाइम ये रिपीट होगा। हेलो के साथ जो हम लोग नाम एंटर करेंगे वो नाम प्रिंट होता जाएगा। ऐसे ही ये तो बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स है। अगर इसी को हमें कंडीशन के आधार पे प्रिंट करना हो कि ये कंडीशन होना चाहिए और जब तक हमारा कंडीशन मैच करे तब तक जो वैल्यू है वो रिपीट होता रहे। सेम इसी चीज को हम लोग अगर चाहें तो व्हाइल लूप की हेल्प से कर सकते हैं। व्हाइल लूप में हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स करने की बजाय हम लोग कंडीशन को फिक्स कर रहे हैं। सेम यहाँ पर स्टेटमेंट है, नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। जो फॉर लूप है उसमें रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अपने आप ही 0 to n-1 तक एक सीक्वेंस क्रिएट करता है और इसके आधार पे वैल्यू फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है। लेकिन अगर हम बात करें व्हाइल लूप में, तो व्हाइल लूप में कंडीशन के आधार पे रिपीट होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्ट किया i इक्वल टू 1। मतलब i की पहली कंडीशन जो हमने दी है वो 1 दी है। अब कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हर इटरेशन में वैल्यू को हमें प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू को हमें अपडेट करना है। जैसे while i is less than equal to 5, इसका मतलब क्या है कि हमने i की वैल्यू 1 ली है। अब ये रिपीट होता रहेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और 5 के बाद जैसे ही 6 होगा मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा ये लूप। तो इस तरह से हम लोग while लूप की कंडीशन देते हैं, प्रिंट करते हैं हेलो, और उसके बाद यूजर का जो भी नाम इनपुट होगा, नेम प्रिंट करते ही जो कंट्रोल है वो फर्दर नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने के बाद i इक्वल टू +1, यानी i इक्वल टू i+1, तो i की वैल्यू अपडेट होती जाएगी और हर बार अपडेट होगी और ये लाइन यहाँ से रिपीट होता जाएगा। ये इटरेशन तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह से इटरेटिव फ्लो काम करता है। तो बेसिकली ये तीन तरह का फ्लो ऑफ कंट्रोल था जो कि किसी भी प्रोग्राम में लागू होता है। एक था सीक्वेंशियल जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, एक कंडीशनल होता है कि हम लोग कंडीशन के आधार पे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एक होता है इटरेटिव फ्लो जिसमें हम सर्टेन कोड को नंबर ऑफ टाइम्स हम
रिपीट कर सकते हैं या सर्टेन कंडीशन तक रिपीट कर सकते हैं। अब जो हमें पढ़ना है, बेसिकली आज की क्लास में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, और जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या कर रहा है कि स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स या फिर सर्टेन कंडीशन तक रिपीट, सॉरी इटरेशन में ये होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। हम लोग जो भी कंडीशन देते हैं, कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो सर्टेन ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो जो फॉल्स वाले ब्लॉक में हम कोड को लिखते हैं, बेसिकली उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। In Python, conditional statements are implemented using keywords if else, if else, elif, else। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं। बेसिकली बार बार एक वर्ड आ रहा है इंडेंटेशन और एक वर्ड आ रहा है ब्लॉक ऑफ कोड। तो सबसे पहले हम इस टर्म को जान लेते हैं। इंडेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि लाइन के बिगनिंग में जो स्पेस है, उस बिगनिंग में दिए गए स्पेस को हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है इफ, और इफ के बाद जो दूसरी लाइन है प्रिंट ए वाली और प्रिंट इनर ब्लॉक वाली, तो ये बेसिकली क्या है, इसकी इंडेंटेशन चेंज है, यानी हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को लिखते हैं और उसके आगे जितना भी स्टेटमेंट है, उस स्पेस के आगे बिगनिंग ऑफ द लाइन में स्पेस रहे, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर की दी गई स्टेटमेंट है उसके अंदर बाकी के कोड लिखे हुए हैं। कहने का मतलब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में जो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट के अंदर ये दो स्टेटमेंट है प्रिंट वाली, जो कि प्रिंट ए लिख रहा है और प्रिंट इनर ब्लॉक लिख रहा है। तो ये तीन जो है, ये तीन एक ब्लॉक है, और इसी को दिखाने के लिए हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं कि जो हमारी इफ वाली स्टेटमेंट है उसके इनसाइड प्रिंट स्टेटमेंट है, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट लाइन को हम देखें तो जो नेक्स्ट वाली लाइन है उसकी इंडेंटेशन इफ के साथ ही है, मतलब इफ वाली जो इंडेंटेशन है वही सेम इंडेंटेशन जो है वो प्रिंट की है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडेंटेशन है सेम लेवल पे है, तो इसकी जो कोड की मीनिंग भी है वो सेम लाइन पर ही होगी, इसका इंडेंटेशन डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब जो ये कोड है प्रिंट वाली, प्रिंट आउटसाइड ब्लॉक वाली, ये इफ स्टेटमेंट के बाहर है। तो बेसिकली हम कोड को इनसाइड आउटसाइड दिखाने के लिए हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं, और इंडेंटेशन ये बताता है कि कौन सी कोड किस लाइन के इनसाइड है, और इसके लिए हम लोग बिगनिंग ऑफ द लाइन क्या करते हैं, प्रॉपर स्पेस लिखते हैं। अगर यही प्रिंट स्टेटमेंट कुछ स्पेस छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता, तो इसका मतलब क्या होता कि इस स्टेटमेंट के अंदर ये लिखी हुई है, जो कि प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखना वो बिल्कुल ही सही नहीं है जब तक कि कोई कंडीशन ना हो। तो इस केस में इंडेंटेशन का एरर जनरेट हो सकता है। तो बेसिकली इंडेंटेशन का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर अदर लैंग्वेज में जैसे हम लोग कोड को इनसाइड दिखाने के लिए करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, यहाँ पर करली ब्रेसेस की जगह पर इंडेंटेशन ही काम करता है। और जो नेक्स्ट टर्म है ब्लॉक ऑफ कोड, तो बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसको कि हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, और वो ग्रुप
एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। जैसे अगर हम इफ के साथ इस दोनों प्रिंट स्टेटमेंट की बात करें, तो ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि इफ के अंदर है। तो इफ, प्रिंट ए और प्रिंट इनर ब्लॉक, ये तीनों मिला करके एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाता है। और ब्लॉक ऑफ कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं। तो शायद अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंडेंटेशन और ब्लॉक ऑफ कोड का क्या मतलब है। अब आपको ज्यादा इजी वे में समझ में आएगा कंडीशन स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में, अगर आपको इंडेंटेशन का और ब्लॉक ऑफ कोड का कंसेप्ट क्लियर है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, और ये सबसे सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें बेसिकली जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो इफ स्टेटमेंट के आधार पर ही होता है। इफ स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड को तब एग्जीक्यूट करता है जब इफ की कंडीशन ट्रू हो। अगर हम इफ के सिंटैक्स की बात करें, तो हम लोग इफ के साथ कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन में अगर ट्रू होगा तो जो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इसी चीज को अगर हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखें, तो फ्लो चार्ट बेसिकली यहाँ पर दिखा रहा है कि एक किसी प्रोग्राम में ये कंडीशन है, कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन चेक होने के बाद दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है कि आइदर कंडीशन ट्रू होगा या फिर कंडीशन फॉल्स होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो ये कंट्रोल है वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसके बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, और उस प्रोग्राम में हम लोग ये कर दें कि यूजर की एज चेक करें, और यूजर का एज अगर 18 या ग्रेटर देन 18 है तो वो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। यहाँ दूसरी कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, सिर्फ हमें यूजर का एज चेक करना है, और एज के आधार पे यहाँ पर क्या होगा, जो आउटपुट है वो प्रिंट होगा। तो यूजर से हम लोग यहाँ पर एज इनपुट करवाएंगे। एज इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम चेक कर रहे हैं और एंटर करवा रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, इफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम कंडीशन देते हैं एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो ट्रू होने के बाद दो स्टेटमेंट दे रखी है प्रिंट स्टेटमेंट में। एक है कॉन्ग्रेचुलेशंस और दूसरा है यू आर अलाउड टू वोट। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये दोनों लाइन इफ स्टेटमेंट के अंदर है। तो बेसिकली इफ स्टेटमेंट इस तरीके से काम करता है। ये सबसे सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में बेसिकली क्या था कि सिर्फ ट्रू की कंडीशन हमने दी थी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होने पे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसके लिए हमने कोई कंडीशन नहीं दी। तो इफ से एडवांस हमारा इफ एल्स है, और इफ एल्स में हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होगा, इफ कंडीशन, हमने कंडीशन दी, और अगर इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के इनसाइड जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।
अगर हम बात करें एल्स स्टेटमेंट की, तो इफ का स्टेटमेंट जब यहाँ पर आउटपुट जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए, तो कंडीशन फॉल्स होते ही ये तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इल्स ब्लॉक के पास। और यहाँ पर इल्स ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट काम करते हैं। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें, तो फ्लो चार्ट बेसिकली इफ की तरह ही है। सिर्फ इसमें कंडीशन क्या है कि हमने फॉल्स कंडीशन के लिए भी एल्स पार्ट का जो ब्लॉक है, स्टेटमेंट है, उसको डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें इस फ्लो चार्ट को, तो इसमें क्या है कि एक कंडीशन है, एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर कंडीशन चेक करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स की। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। और दोनों ही कंडीशन में क्या है कि जो आइदर ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, दोनों ही स्थिति में जो कंट्रोल है वो कंडीशनल स्टेटमेंट के बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल बेसिकली क्या है, सेम हमने कंडीशन ली है, यहाँ पर भी सेम प्रोग्राम है, सिर्फ हमने डिफाइन किया है इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक दोनों ही अलग अलग। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यूजर से इनपुट लिया जाएगा, यूजर से इनपुट लिया जाएगा एज का। अगर यूजर इनपुट यहाँ पर देगा तो एज जो है वो 18 से कंपेयर किया जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, मतलब कि यहाँ पर प्रिंट आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और यहाँ पर प्रिंट आएगा यू आर अलाउड टू वोट। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होने पे इल्स ब्लॉक प्रिंट होगा, यू आर नॉट अलाउड टू वोट, यू आर नॉट अलाउड टू वोट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इफ एल्स का इंडेंटेशन सेम है और एक इंडेंटेशन प्रिंट का है। कहने का मतलब कि इफ के अंदर का स्टेटमेंट ये दोनों प्रिंट है, एल्स के अंदर का स्टेटमेंट ये प्रिंट है, लेकिन जो ये प्रिंट स्टेटमेंट लास्ट वाली है ये बिल्कुल बाहर है। तो मतलब कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, दोनों ही स्थिति में ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। इस वाली लाइन के लिए डिपेंड करता है कि 18 वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और प्रिंट थैंक्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किसी भी कंडीशन में होगी ही होगी। तो बेसिकली ये दूसरे जो थे कंडीशनल स्टेटमेंट थे। अब तीसरा कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक हम लोग और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें चेक करना है कि नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम हम बना सकते हैं इसी इफ एल्स का यूज करके। इफ एल्स में बेसिकली क्या है कि हम लोग दो ही कंडीशन निकल के आ सकती है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। तो ट्रू के केस में क्या होगा कि जो वैल्यू है इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स के केस में क्या है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर यूजर से हम लोग एक इनपुट प्रिंट करवा सकते हैं, नंबर इनपुट दिया जाएगा, और यहाँ पे क्या है नंबर को हम लोग 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या है कि हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड करने के बाद इसकी जो रिमाइंडर है उसको कंपेयर करेंगे कि जीरो है या नहीं है। अगर रिमाइंडर जीरो होगा
तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 3 से। तो अगर कोई नंबर है, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद 0 आ रहा है, तो स्टेटमेंट प्रिंट क्या होगा, नंबर और इज डिविजिबल बाय 3। इस जो स्टेटमेंट है वो इसके नीचे होगा। ये लाइन यहाँ से टाइप हो गई है, ये नेक्स्ट लाइन में जाना था। दूसरा क्या है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, इट मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई, और इस केस में क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो एल्स ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसके आउटपुट की बात करें, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें नंबर एंटर किया है 601। अब 601 को हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 601 चूंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर 1 आता है, जबकि कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स है। इस कंडीशन में एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो लिखा आएगा, गिवन नंबर जैसे 601 है, तो 601 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो बेसिकली इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है वो बेसिकली है इफ एलएफ एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि कई बार हमें मल्टीपल कंडीशन भी चेक करने होते हैं, और मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एलिफ का मतलब होता है एल्स प्लस इफ। एल्स प्लस इफ मिला करके बनता है एलिफ। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन चेक करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो दो होती है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू ही ट्रू आ गई, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा इफ ब्लॉक। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स आ गई, तो मतलब इफ की हेल्प से क्या होगा, दूसरा कंडीशन चेक होगा। दूसरा कंडीशन चेक होने में फिर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू हो जाएगी, तो फिर इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से इसके बाद भी इफ स्टेटमेंट हो सकता है। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, एल्स की कंडीशन देनी है। एल्स की कंडीशन में क्या होगा कि जब सारे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएं, तो लास्ट में क्या होगा, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग जब मल्टीपल कंडीशन देते हैं, तो मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ एलिफ का यूज करते हैं। अगर इससे भी ज्यादा कंडीशन देनी होती है, जब 3-4 कंडीशन से ज्यादा हो जाए, तो इस केस में हमारे पास एक और स्टेटमेंट होता है जो स्विच केस स्टेटमेंट कहा जाता है। तब उस कंडीशन में हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम में जैसे परसेंटेज के आधार पे हमें ग्रेड प्रिंट करना हो, तो इसके लिए हम लोग मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। और मल्टीपल कंडीशन देने के लिए फिर क्या है कि हमें मल्टीपल स्टेटमेंट की कंपैरिजन हमें करनी होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो हमें आउटपुट प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बेसिकली इसमें क्या है कि यूजर जो है अपनी परसेंटेज इनपुट देगा, और परसेंटेज के आधार पे उसका ग्रेड प्रिंट होकर के आएगा। तो यहाँ पर हम इफ का जो कंडीशन दे रहे हैं, इफ में हम लोग चेक कर रहे हैं कि कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, इट मींस क्या है कि यहाँ पर प्रिंट जो होगा वो होगा डिस्टिंक्शन। अगर इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, कंट्रोल
अगले इलिफ स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद क्या है, फिर से परसेंटेज चेक होगी। जैसे मान लो हम लोग एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि यूजर ने 43% यहाँ पर इनपुट दे दिया, तो 43% में क्या होगा, सबसे पहले 43 का कंपैरिजन 75 से होगा। 75 के इक्वल टू या फिर ग्रेटर नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंट्रोल ट्रांसफर होगा इलिफ स्टेटमेंट पे। अब इलिफ में जो 43 वैल्यू है, 43 परसेंटेज को हम लोग कंपेयर करेंगे 60 से, तो ये भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, मतलब ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा, फिर इसकी परसेंटेज से कंपैरिजन होगी। यहाँ पर भी कंडीशन जो है वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इट मींस ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम फिर कंडीशन जो है वो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इलिफ पे, और अब की बार क्या है कि हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो कंपैरिजन 43 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 का ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। इट मींस जो स्टेटमेंट है वो ग्रेड सी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और इनकेस ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती, तो लास्ट में कंट्रोल इस ब्लॉक पे ट्रांसफर होता और उस केस में प्रिंट क्या होता, ग्रेड डी। तो इस तरह से आपका इलिफ स्टेटमेंट काम करता है। इसमें बेसिकली हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम लोग किसी पार्टिकुलर कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं। इटरेशन का सिंपल मीनिंग होता है रिपीटेशन और लूपिंग। अगर हम इटरेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इटरेटिव स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करता है। और अगर हम पाइथन में इटरेटिव स्टेटमेंट की बात करें, तो बेसिकली दो इटरेटिव स्टेटमेंट हैं, एक फॉर और दूसरा व्हाइल लूप। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट आता है फॉर व्हाइल लूप का। While loop repeatedly executes a block of code as long as the specified condition is true। मतलब while loop में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग कंडीशन देते हैं और कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक एग्जीक्यूट चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो while loop जो है उसमें क्या होता है कि हम लोग स्टेटमेंट जो लिखते हैं वो टर्मिनेट हो जाता है। द while लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब क्या है कि इसमें पहले क्या होता है कि जो भी हम लोग कंडीशन देते हैं, कंडीशन के आधार पे एग्जीक्यूट होता है ब्लॉक, उसके बाद कंडीशन दोबारा से चेक होती है। और ये कंडीशन जब तक चलती रहेगी तब तक क्या होगा, आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से एग्जिट हो जाएगा। while loop may run infinitely if the condition remains true। जो आपकी लूपिंग स्टेटमेंट है वो बेसिकली अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें हमेशा ही रिजल्ट ट्रू हो, तो उस केस में क्या होता है कि रिजल्ट इनफाइनाइट टाइम तक लूप चलता रहता है। अगर हम while लूप के सिंटैक्स की बात करें, तो while लूप में हम लोग लिखते हैं while के साथ कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होने पे क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। अगर हम बात करते हैं कि व्हाइल लूप की वर्किंग कैसे होती है, तो व्हाइल लूप की वर्किंग के लिए हम लोग बेसिकली फ्लो चार्ट की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर व्हाइल लूप की अगर हम बात करें, तो व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले जैसे कोई भी प्रोग्राम का स्टेटमेंट रहा, तो स्टेटमेंट जैसे ही व्हाइल लूप में एंटर करेगा
पहले कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो आपका स्टेटमेंट है उससे कंट्रोल व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली व्हाइल लूप काम करता है। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगा तो व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करती रहेगी, और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। और ध्यान रहे कि जब कंडीशन एक बार एग्जीक्यूट हो रही है तो फिर क्या होता है कि जैसे ही ट्रू होगी दोबारा से कंडीशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसीलिए हम लोग इसको लूपिंग बोलते हैं। और जब जब कंडीशन चेक होगी तब तब दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो ट्रू होने की और दूसरी फॉल्स होने की। ट्रू होगा तो व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होते ही दोबारा से कंडीशन पे चला जाएगा कंट्रोल, और जैसे ही फॉल्स होगा व्हाइल लूप से कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। बेसिकली ये वर्किंग होता है व्हाइल लूप का। अब हम लोग व्हाइल लूप को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अ व्हाइल लूप टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बार बार सम का प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, और फर्स्ट 10 का निकालना है तो हमें कंडीशन भी देनी होगी फर्स्ट 10 तक के लिए ही। जैसे ही 10 के बाद 11th नंबर पे जाएगा तो क्या होगा, लूप एग्जिट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की बात की जा रही है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक नम नाम का वेरिएबल लेंगे, या वेरिएबल कोई भी हो सकता है, उसको हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 1 से, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 ही होता है। उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग में चूंकि नंबर 1 रहेगा तो स्टार्टिंग में सम की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि जब तक हमने किसी चीज को ऐड नहीं किया है, किसी नंबर को ऐड नहीं किया, तो हमारा जो सम होगा, सम की वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी। अब हमें कंडीशन देना है व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप में हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, तो जो हमारा नंबर होना चाहिए, जैसे 1 है तो 1 से स्टार्ट होगा तो ये नंबर की वैल्यू 10 या 10 से हमेशा लेस होना चाहिए। 10 से जैसे ही इंक्रीज करेगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, व्हाइल लूप में हमने कंडीशन दे दी व्हाइल नम लेस देन इक्वल टू 10। इससे क्या होगा कि व्हाइल की कंडीशन 1 2 3 इस तरह से इंक्रीज होते जाएगी, और 10 तक ये चलता रहेगा। जैसे ही 10 के बाद कंडीशन 10 के बाद 11 वैल्यू हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास सम की वैल्यू 0 है, यहाँ भी सम की वैल्यू 0 है, मतलब सम की वैल्यू हमने ली। अब पहली बार में हमारा जो नंबर होगा वो 1 होगा, क्योंकि हमने नंबर को 1 से इनिशियलाइज किया है। तो जब सम कैलकुलेट हम करेंगे तो सम हमारा 0 प्लस 1 यानी 1 होगा। अब इस टाइम पे सम की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी है, और जो हमारा नंबर है वो नम प्लस 1 यानी नंबर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई। अगर हम इसको देखते हैं तो शुरुआत में जब नम 1 था तो सम हमारा शुरू में ही 0 था। उसके बाद हमने क्या किया कि सम की वैल्यू 0 से जब 1 हुई तो नम हमारा जो है वो 1 के बाद 1 ऐड होकर के 2 हो गया। ऐसे ही फिर कंडीशन चेक होगी कि नंबर जो 2 है वो क्या लेस देन 10 है, तो यस लेस देन 10 है, मतलब ये लूप जो है ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होती रहेगी। और ये लास्ट स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब व्हाइल लूप से कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस अभी चलता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। अब यहाँ पर क्या है, 2
सम हमारे पास 1 था और नंबर 2 हो गया। इट मीन्स अब सम की वैल्यू 3 हो गई, और जब सम की वैल्यू 3 होगी तो हमारा जो नंबर है वो 3 हो जाएगा। अब 3 दोबारा से कंट्रोल ट्रांसफर होगा व्हाइल लूप के पास। अब इस टाइम में 3 चेक होगा, और इस तरह से 3 भी है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब 3 से कम है, तो यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है। अब 3 में फिर से जो हम सम कैलकुलेट करेंगे तो 3 प्लस 3 कैलकुलेट होगा बेसिकली, तो सम हमारा 6 हो गया, लेकिन नंबर जो है, नंबर हमारा 4 हुआ। इस तरह से क्या है कि सम भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है और नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा है। जब तक ये नम की वैल्यू जब तक 10 रहेगी तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। जैसे ही 10 की वैल्यू 11 नंबर की वैल्यू 11 हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। और लूप टर्मिनेट होने के बाद क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर जब भी हम लोग लूप टर्मिनेट करेंगे तो एक स्टेटमेंट है, प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी इस टाइम में जो सम की फाइनल वैल्यू है ये प्रिंट होगी। तो सम की फाइनल वैल्यू प्रिंट होने के लिए अब यहाँ पर क्या है, सम की फाइनल वैल्यू जो आएगी वो बेसिकली 55 आएगी। तो 55 इसका आंसर हो जाएगा, सम की वैल्यू 55। इसमें बेसिकली क्या हुआ, पहले हमारा सम की वैल्यू 0 था, 0 में 1 ऐड हो गया, फिर 2 ऐड हो गया, फिर 3 ऐड हो गया। इस तरह से सम की वैल्यू इंक्रीज होते गई जब तक हमारा नम की वैल्यू 10 था। जैसे ही 10 से इंक्रीज हुआ, 10 से वैल्यू इंक्रीज होते ही ये 10 लेस देन इक्वल टू 10 तक कंडीशन ट्रू था। 10 से जैसे ही वैल्यू 11 होगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और लूप टर्मिनेट होने के बाद डायरेक्टली कंट्रोल ट्रांसफर होगा प्रिंट स्टेटमेंट पे, और प्रिंट की वैल्यू सम प्रिंट हो जाएगी, यानी सम की जो भी वैल्यू है 55 वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर तो हमने क्या किया, 10 जो ये वैल्यू ली है, बेसिकली n की वैल्यू वो हमने 10 ली है अपने आप ही, यहाँ हमने फिक्स कर दिया। जो दूसरा प्रोग्राम है इसमें क्या किया हुआ है, जो n की वैल्यू है उसको हम लोग यूजर से इनपुट दे रहे हैं, और यूजर से इनपुट देने का मतलब है कि जो हमारा व्हाइल लूप चलेगा वो बेसिकली n तक चलेगा। यहाँ पर भी सेम, स्टार्टिंग में हमारी नम की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है नम की वैल्यू 1 रहेगी, सम हमारा 0 रहेगा। इस कंडीशन में क्या है, हम यूजर से इनपुट लेंगे। मान लेते हैं कि यूजर ने 5 एंटर कर दिया, तो यूजर ने जब 5 एंटर किया तो यहाँ पर कंडीशन जो बन गई वो बन गई व्हाइल नम इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इस तरह से क्या है, सेम प्रोसेस चलता रहेगा और 5 तक की कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही 5 से 1 इंक्रीज हो करके ये वैल्यू 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो लूप टर्मिनेट होगा, और लूप टर्मिनेट होने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल ट्रांसफर होगा प्रिंट स्टेटमेंट पर, और जो सम की फाइनल वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। मतलब इस कंडीशन में जब हम लोग 5 देते हैं तो सम की फाइनल वैल्यू जैसे है, सम की फाइनल वैल्यू 10 आ गई। तो इस तरह से क्या है कि सम की वैल्यू प्रिंट होगी, और इसमें हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह से व्हाइल लूप आपका काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर लूप, और फॉर लूप को पढ़ने से पहले हम लोग बेसिकली एक फंक्शन पढ़ेंगे, रेंज फंक्शन। और ये रेंज फंक्शन ज्यादातर फॉर लूप के साथ यूज किया जाता है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो कंसेप्ट है बेसिकली रेंज का, अगर हम रेंज फंक्शन को पढ़ें तो रेंज में एक तो जैसे रेंज है, अब रेंज के बाद यहाँ पर आपका होता है स्टार्ट, स्टार्ट के बाद स्टॉप, और एक होता है स्टेप। तो इस तरह से बेसिकली हमारा रेंज फंक्शन काम करता है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि स्टार्ट वैल्यू
और स्टेप वैल्यू हमेशा जो होता है वो ऑप्शनल होता है। स्टॉप की वैल्यू हमेशा मैंडेटरी होती है। मतलब अगर सिंगल वैल्यू दे रखी है तो सिंगल वैल्यू का मतलब है कि हमारे पास जो गिवन है वो स्टॉप की वैल्यू गिवन है। अगर दो वैल्यू गिवन है इसका मतलब क्या है, स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू गिवन है। और अगर तीन वैल्यू गिवन होगा तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप तीनों वैल्यू गिवन है। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टार्ट की वैल्यू है वो स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, जीरो होती है। अगर स्टॉप की बात की जाए तो स्टॉप हमारा हर केस में गिवन होता है और स्टेप की वैल्यू हमेशा जो होती है वो बाय डिफॉल्ट वन होती है। तो मतलब अगर हमने स्टार्ट और स्टेप को डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू जीरो लेगा और स्टेप की वैल्यू वन लेगा। अगर हमने स्टार्ट और स्टॉप डिफाइन किया है तो उस केस में क्या होगा, स्टार्ट और स्टॉप तो हमारे डेफिनेशन से लेगा लेकिन स्टेप की वैल्यू वन लेगा। और जब हम लोग तीनों वैल्यू देंगे तो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप तीनों गिवन स्टेटमेंट से लेगा। अब ध्यान रहे कि जो हमारा स्टार्ट स्टॉप स्टेप है ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम में पॉजिटिव में हो, ये वैल्यू निगेटिव में भी हो सकती है। तो बेसिकली इस तरीके से क्या है कि हम लोग स्टार्ट स्टॉप और स्टेप का यूज करते हैं रेंज फंक्शन के साथ। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली केस चार केस देखेंगे जिसमें पहला केस है और पहले केस में यहाँ पर लिस्ट फंक्शन दिया हुआ है। बेसिकली लिस्ट फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू की लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ऐसा हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है केस वन में x इक्वल टू लिस्ट रेंज 5। तो इस कंडीशन में क्या है कि सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है। तो एक वैल्यू देने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है ये स्टॉप की वैल्यू है। तो स्टॉप की वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन अभी भी स्टेप नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट जब जीरो होता है स्टेप वन होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट से हमें स्टॉप तक पहुंचना है लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो स्टॉप की वैल्यू होती है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। तो इंक्लूड नहीं होगी इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो, जीरो के बाद वन, टू, थ्री, फोर। इस तरह से रेंज फंक्शन काम करता है। जब सिंगल वैल्यू दी जाती है तो सिंगल वैल्यू दी जाने पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और जीरो टू n माइनस वन तक चलता है और इसमें जो गैप होता है वो वन का गैप होता है। तो हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे अगर देखते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल में वैल्यू दे रखी है थ्री और सिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू है वो स्टार्ट की है और दूसरी वैल्यू स्टॉप की है लेकिन तीसरी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। तो स्टार्ट और स्टॉप तो दिया हुआ है और स्टेप कुछ भी नहीं है। इसका मतलब स्टेप की जो वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट वन होगी। तो थ्री से सिक्स तक वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब हमें कहां तक पहुंचना होगा, थ्री से n माइनस वन यानी सिक्स माइनस वन फाइव तक। मतलब ये थ्री, फोर और फाइव, ये थ्री फोर फाइव की लिस्ट बनेगी जो कि केस टू में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं केस थ्री। केस थ्री में बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू भी दे रखी है थ्री,
स्टॉप की वैल्यू भी दे रखी है 20 और जो स्टेप है, स्टेप इसने 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग लिस्ट बनाएंगे उसमें वैल्यू में 2 का गैप आना चाहिए। तो 2 का गैप लाने के लिए हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है 3 से। तो 3 से हम स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद 2 का गैप देने से क्या होगा, 5, फिर 7, 9, 11 और ये कहाँ तक जाएगा, 19 तक। अगर 19 के बाद हमने 21 लिख दिया तो बेसिकली ये क्या होगा, रेंज से बाहर हो जाएगा। और आपको पता ही है कि रेंज वाली वैल्यू भी इवन इंक्लूड नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या है, केस 3 में स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों की वैल्यू दे रखी है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग लिस्ट बना हुआ है। चौथा केस अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें स्टार्ट भी है, स्टॉप भी है और स्टेप भी है। इसमें लेकिन क्या है कि स्टेप हमारा माइनस में है। माइनस में स्टेप कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें वैल्यू ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। और कहां तक करना है, तो रेंज के एक पहले तक। तो इसको अगर हम लिखना स्टार्ट करें, पहली वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, नेक्स्ट वैल्यू -1 है स्टेप, मतलब 0 - 1 यानी नेक्स्ट वैल्यू -1। -1 में फिर से -1 करोगे तो ये वैल्यू -2 और ये कब तक चलेगा, तो -8 तक। जैसे ही हम लोग -8 के बाद अगर -1 कर देते हैं तो -9 हो जाएगा और हमें -9 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग स्टेप जो लिखते हैं वो हमेशा एक्सक्लूडिंग होता है। तो बेसिकली इस तरह से रेंज फंक्शन काम करता है और रेंज फंक्शन फॉर लूप के साथ यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए फॉर लूप से पहले हमें रेंज फंक्शन के बारे में जानना जरूरी था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली हम लोग यूज कब करते हैं, जब हमें किसी भी सीक्वेंस को बार बार रिपीट करना हो। और इसमें रिपीट करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइन करते हैं। दूसरी बात, फॉर लूप का एक और यूज क्या होता है कि हमें जो भी सीक्वेंस दी जाती है उस सीक्वेंस में से हम लोग वैल्यू को इटरेट करते हैं। इटरेट कहने का मतलब हम एक एक करके वैल्यू को फेच करके और डिस्प्ले करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं और फॉर लूप के साथ एक कीवर्ड यूज होता है, इन कीवर्ड। अगर फॉर लूप की बात की जाए तो फॉर लूप का बेसिकली जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है, फॉर उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल कहने का मतलब कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसका यूज करके हम सीक्वेंस को इटरेट करेंगे। और इन जो है, यहाँ पर इन भी एक कीवर्ड है जो कि फॉर के साथ यूज होता है। सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा टाइप होता है, चाहे लिस्ट हो, टपल हो या फिर डिक्शनरी हो। क्योंकि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी बेसिकली क्या है, ये सीक्वेंस रिलेटेड डेटा टाइप है और ये किसी भी सीक्वेंस के आइटम को वन बाय वन फेच करता है और उसके बाद उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम फ्लो चार्ट से देखते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। जो हमारा प्रोग्राम का स्टेटमेंट होगा, तो प्रोग्राम के स्टेटमेंट से जैसे ही हम फॉर लूप में एंटर करेंगे, फॉर लूप में एंटर करने के बाद क्या है कि हमें कंडीशन चेक करनी है कि वो आइटम लास्ट आइटम तो नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस में आइटम को तब तक फेच करता रहेगा जब तक सीक्वेंस में कोई भी एलिमेंट बचा हुआ हो। तो लास्ट आइटम तक रीच कर रहे हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। अगर लास्ट आइटम तक रीच कर गए मतलब कि ट्रू है, लास्ट आइटम अगर हो गया तो हमें लूप से एग्जिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर लास्ट आइटम नहीं है
तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा। लास्ट आइटम नहीं है मतलब कि लिस्ट में और भी आइटम अवेलेबल है हमें फेच करने के लिए। तो दोबारा से क्या होगा, ये कंट्रोल ट्रांसफर होगा डिसीजन के पास, लूप के पास। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग फॉर लूप में फ्लो चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा फ्लो चार्ट काम करता है। हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है उसमें एक लिस्ट डिफाइन किया गया है और जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें एक स्ट्रिंग डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली लिस्ट के एलिमेंट को हम लोग कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो कॉमा से सेपरेट करने के बाद यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि एक लिस्ट के अंदर टोटल 10 एलिमेंट है। अब इसको फॉर लूप जब एक्सेस करेगा तो एक एक करके सारे वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो फॉर लूप बेसिकली काम कैसे कर रहा है, फॉर लूप के साथ हमने एक वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल का नाम है और इन मतलब किसमें हमें सर्च करना है, तो लिस्ट में सर्च करना है। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये सीक्वेंस में चेक करना होगा कि जो हमने वेरिएबल लिया है वेरिएबल वाले इंडेक्स पे क्या कोई वैल्यू प्रेजेंट है। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो इस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ से प्रिंट कर देना है। अब इस केस में सबसे पहले जैसे वेरिएबल 1 है तो लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स होता है वो होता है 0 1 2 3 4, इस तरह से चलता रहता है। सेम यही इंडेक्स जो है वो स्प्रिंग के केस में भी होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर लूप की, तो फॉर लूप में क्या है कि सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करेगा, मतलब उस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर हाँ लिस्ट में कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, यानी 1 प्रिंट हो गया। दोबारा से ये कंट्रोल फॉर लूप के पास ट्रांसफर हो जाएगा। फिर से अगले इंडेक्स पे वैल्यू चेक किया जाएगा कि वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू है मतलब लिस्ट में वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, तो यहाँ पर इस केस में वैल्यू है तो फिर से ये 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा और जब 10 पे पहुंचेगा तो 10 पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि 10 लास्ट आइटम है। तो चूंकि 10 लास्ट आइटम है तो इससे क्या होगा कि हमने फ्लो चार्ट में जो पढ़ा था कि लास्ट आइटम है तो लास्ट आइटम के बाद लूप से एग्जिट हो जाएगा, मतलब ये 1 2 ये प्रिंट 10 तक होगा। 10 के बाद चूंकि 10 ही लास्ट आइटम है तो लूप एग्जिट हो जाएगा। इसी तरह से सेम काम करता है स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है उसको एक एक करके फेच करते हैं। तो यहाँ पर पहली बार में क्या करेगा, फॉर उसके बाद इच कैरेक्टर, स्ट्रिंग में कैरेक्टर प्रेजेंट है तो पहला हमारा आई प्रिंट हो जाएगा। अभी भी कंडीशन चेक होगा कि लास्ट कैरेक्टर तो नहीं है, तो लास्ट कैरेक्टर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर ये लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पर ये एन प्रिंट होगा, फिर आई प्रिंट होगा, फिर आई प्रिंट होगा, लास्ट में जब ए प्रिंट होगा तो ए के टाइम में चेक होगा कि क्या ये सीक्वेंस जो है वो लास्ट है, मतलब जो कैरेक्टर है वो लास्ट कैरेक्टर है। तो लास्ट कैरेक्टर तो है ही, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करके और लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, हम सीक्वेंस को इटरेट करने के लिए भी फॉर लूप का यूज करते हैं। नेक्स्ट और हम एग्जांपल देखते हैं, बेसिकली प्रोग्राम देखेंगे। जैसे हमने फॉर लूप का यूज व्हाइल लूप का यूज करके सम को प्रिंट किया है, उसी तरीके से हम फॉर लूप का यूज करके भी सम प्रिंट कर सकते हैं। और इस केस में क्या है, फॉर लूप को यूज करना है। फॉर लूप में बेसिकली हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे 10 नेचुरल नंबर का सम, तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि रेंज स्टार्ट कहाँ से होगा और स्टॉप कहाँ से होगा।
तो स्टार्टिंग वैल्यू नेचुरल नंबर है तो स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन 10 नेचुरल नंबर है तो एंडिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, अप टू 10 होना चाहिए। क्योंकि 10 को हमें इंक्लूड करना है, इसका मतलब रेंज का जो स्टॉप वैल्यू है वो 11 होगा, तभी ये रेंज 1 टू 10 तक चल पाएगा। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू चूंकि स्टेप 1 होता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे अलग से वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है स्टेप की। हम सिंपली रेंज फंक्शन में स्टार्ट और स्टॉप का यूज करके काम चला सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, फॉर नम, यानी हमें रेंज में नंबर चेक करना है। ये रेंज भी बेसिकली सीक्वेंस की तरह ही काम कर रहा। नंबर चेक होगा रेंज में, तो पहली बार में क्या होगा, 1। अब 1 सम तो हमारा 0 था, लेकिन नम की वैल्यू 1 है, तो इस कंडीशन में सम की वैल्यू हमारी 1 आ गई। और फिर अब सम की वैल्यू हमारी 1 अपडेटेड है। नेक्स्ट टाइम में जब ये लूप चलेगा तो रेंज की वैल्यू क्या आ गई, रेंज में 2 आ गया। फिर से जब 2 होगा तो सम की वैल्यू जब कैलकुलेट होगी तो सम की वैल्यू पहले से 1 है, इसमें 2 ऐड हो जाएगा, यानी सम की वैल्यू अब 3 हो गई। तो ये प्रोसेस जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये वैल्यू यहाँ पर 10 हो। और 10 जब होगा तो 10 होने के बाद यहाँ पर सम की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही 10 से 11 होगा वैल्यू, तो 11 चूंकि यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि रेंज जो है वो रेंज अप टू 10 ही लेगा, क्योंकि 10 इसकी स्टॉप वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज में यूज करके हम लोग n-1 तक वैल्यू दे करके हम लोग लूप को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब ये टर्मिनेट हो गया लूप, तो यहाँ से क्या है, कंट्रोल आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट के पास, और यहाँ से सम ऑफ नेचुरल नंबर और सम की जो फाइनल वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली आउटपुट भी यहाँ पर आपका जो है ये 55 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग फॉर लूप का यूज करके भी सम को प्रिंट करवा सकते हैं। बेसिकली फॉर लूप और व्हाइल लूप में बेसिक डिफरेंस ही यही है कि व्हाइल लूप में हम लोग कंडीशन डिफाइन करते हैं और फॉर लूप में हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि कितनी काउंटिंग तक कितने टाइम्स लूप चल सकता है। तो बेसिकली यही फर्क है। जो हमारा फॉर लूप है वो काउंटर कंट्रोल लूप है, क्योंकि इसमें हम लोग काउंटिंग की बात करते हैं, और जो व्हाइल लूप है वो कंडीशन कंट्रोल लूप होता है, क्योंकि उसमें बेसिकली कंडीशन पे ही सारी बातें होती है। अब नेक्स्ट है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली इसलिए यूज होता है ताकि हम लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकें। अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि लूप में जो कंडीशन है, कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक हमारा लूपिंग स्टेटमेंट यूज होता रहेगा। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, ये सीक्वेंस को कंट्रोल करता है कि जो लूप है लूप को फोर्सफुली किस टाइम पे हम स्मॉल ड्यूरेशन के लिए पॉज लगा सकते हैं या फिर परमानेंटली टर्मिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट होता है ब्रेक, दूसरा स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली यूज जो किया जाता है किसी भी लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज टिपिकली यूज्ड विथ कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग लूपिंग यूज कर रहे हैं तो लूप में बेसिकली कंडीशन या काउंटर के आधार पर ही होता है।
तो हम लोग को अगर फोर्सफुली लूप को टर्मिनेट करना हो तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, सिर्फ करंट इटरेशन के जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट, उसको पॉज कर देता है, स्किप कर देता है और उसके बाद दोबारा से जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए ट्रांसफर हो जाती है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो शायद और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बेसिकली एक लिस्ट बनाया हुआ है, फ्रूट नाम का फ्रूट्स है, और फ्रूट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एक वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने कंडीशन दिया है, तो पहला कंडीशन है एप्पल, यानी एक्स जब फेच करेगा तो फ्रूट में वैल्यू आ गई एप्पल की। लेकिन क्या है कि इस टाइम पर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जीक्यूट करेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर इंडेंटेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट लाइन होती है वो इफ के साथ होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ होती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर फर्स्ट इटरेशन में एक्स की वैल्यू जो है, फ्रूट की वैल्यू अगर फैच हो गई एप्पल, तो क्या ये एप्पल बनाना के बराबर है? नहीं है। तो इट मींस कंडीशन फॉल्स हो गई, और जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। सिर्फ प्रिंट क्या होगा यहाँ पर, तो प्रिंट हमारा एक्स की वैल्यू हो जाएगा और ये प्रिंट यहाँ पर होगा एप्पल। अब ये प्रिंट होते ही फिर से कंट्रोल ट्रांसफर होगा फॉर लूप में। अब फॉर लूप में जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो अगला जो लिस्ट का आइटम है वो फेच करेगा बनाना। अब बनाना को जब हम कंपेयर करेंगे बनाना से, तो जाहिर सी बात है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। और जब स्टेटमेंट यहाँ पर बनाना के केस में, ये यहाँ पर तो एप्पल ही था, बनाना के केस में ये स्टेटमेंट जो है सेकेंड इटरेशन में ये ट्रू हो जाएगा। तो सेकेंड इटरेशन में ट्रू होगा, इसका मतलब क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा। और जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एप्पल के बाद कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। अगर इसी एग्जांपल में हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर दें तो इसके आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, जरा हम वो देखते हैं। पहली कंडीशन तो एप्पल होगी, वो तो एज इट इज आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन ही फॉल्स हो रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन में कंपैरिजन जो है वो फॉल्स हो रहा है, इसीलिए एप्पल एग्जीक्यूट होगा। दूसरे कंडीशन में क्या है कि जब सेकेंड एलिमेंट बनाना आएगा तो उसको हम बनाना से कंपेयर करेंगे। बनाना से कंपेयर करने के बाद क्या होगा कि जो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि इफ वाली कंडीशन ट्रू है। और जब स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो मतलब वो करंट इटरेशन जो है वो स्किप हो जाएगा, और करंट इटरेशन स्किप होते के साथ ही फिर से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा लूप के पास। अब यहाँ पर क्या है, एप्पल फेच किया तो प्रिंट कर दिया, बनाना फेच किया तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, जिस वजह से ये करंट इटरेशन जो है ये स्किप हो गई। अब तीसरे कंडीशन में जब चेरी को फेच करेगा तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगली स्टेटमेंट जो है प्रिंट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी, और प्रिंट स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर चेरी प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट जब यूज किया तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। लेकिन कंटिन्यू के केस में क्या हुआ
कि जो करंट इटरेशन है जहां पर कंडीशन ट्रू हुई थी वहां पर लूप को स्किप कर दिया, उसके बाद बाकी इटरेशन जो थे वो कंटिन्यू रह गए। तो बेसिकली यही जो है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में फर्क होता है। अब एक एग्जांपल हम लोग को देखना है, और एग्जांपल स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये बेसिकली है कि एक नंबर है और उस नंबर को हमें चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि उस नंबर को हम लोग डिवाइड करें 2 से स्टार्ट करके और नंबर के -1 तक। हमने ये वाला लॉजिक ऑलरेडी पहले भी देखा हुआ है किसी वीडियो में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें क्या है कि यूजर से हम लोग को इनपुट यहाँ पर लेना है। यूजर से जैसे ही इनपुट लेंगे तो हमें ये मान करके चलना है कि फ्लैग की स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है हमेशा कि जो नंबर होना चाहिए, मतलब जो हमें कंपैरिजन करनी है, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर तो 1 से ज्यादा होगा, 1 प्राइम नंबर हो नहीं सकता है। तो पहले हमें यही कंडीशन चेक करनी है कि नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर नंबर 1 से ग्रेटर होगा तभी बाकी का काम हो पाएगा, क्योंकि नंबर जब तक ए से ग्रेटर नहीं होगा तब तक प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होने के बाद बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये इफ ब्लॉक के अंदर सारे ब्लॉक लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर लूप लिखा है और इसमें जो हमें चेक करना है बेसिकली प्राइम नंबर का कंडीशन, वो कब तक चेक करना है, तो 2 से स्टार्ट करने हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करके हम प्राइम नंबर कभी चेक नहीं कर सकते। तो 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना, और ये कब तक डिवाइड करना है, तो नंबर -1 तक डिवाइड करना है। जैसे हमने n की वैल्यू मान लो ले ली कि 10 चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से लेकर के 9 तक हमें चेक करना होगा इस नंबर को डिवाइड करके। अब यहाँ पर बात आती है कि नंबर को जब हम लोग एक एक करके डिवाइड करना शुरू करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर 0 आएगा मतलब कि वो जो नंबर है प्राइम नंबर नहीं है। और अगर रिमाइंडर इन केस 0 नहीं आता है तब हम चेक कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट हम लोग चेक करेंगे, अगर 0 होता है तो 0 होगा, तो इस केस में क्या है कि जो फ्लैग है फ्लैग की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी कि मतलब फ्लैग ट्रू है, फॉल्स से ट्रू हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड हो रहा है। शुरू में फ्लैग की वैल्यू फॉल्स थी, अगर वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू 0 है, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 होने से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मतलब हम लोग फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देंगे और ट्रू के केस में प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर डिवीजन का है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ से क्या है, डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो फ्लैग की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन आती है इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू। फिर हम लोग फ्लैग की वैल्यू को चेक करेंगे कि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है या फिर नहीं है। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर फ्लैग की वैल्यू
फॉल्स ही रह गया, ट्रू कभी यहाँ पर चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये अपडेट नहीं हुआ है, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स ही रह गई, तो ये नंबर प्राइम नंबर हो गया। तो इस तरह से बेसिकली इस लॉजिक से हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर को चेक करते हैं। और बाय चांस ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा होता, 2 की जगह फिर हम अगले नंबर से चेक करते, 3 से चेक करते, 4 से चेक करते, और ये हमें चेक कब तक करना था, तो 9 तक करना था, अगर हमने नंबर 10 लिया है। तो ये प्रोसेस बेसिकली रिपीट करके और हम इस तरह से प्राइम नंबर को चेक कर सकते हैं। आज का एक लास्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप का ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं पैटर्न जनरेट करने के लिए। अगर हम नेस्टेड लूप की बात करें तो नेस्टेड लूप का मतलब ही होता है अ लूप विदिन अ लूप। मतलब एक लूप के अंदर जब हम दूसरी लूप को यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है नेस्टेड लूप। ऐसे ही एक इफ के अंदर दूसरे इफ को जब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर नेस्टेड इफ बनेगा। तो बेसिकली हम लोग एग्जांपल लेते हैं पैटर्न जनरेट करने का, क्योंकि इसी में ज्यादातर नेस्टेड लूप का कंसेप्ट आता है। सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि हमें पैटर्न के अंदर कितने रो रखने हैं, और नंबर ऑफ रोज को जब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ रोज के लिए हमें यूजर से इनपुट लेना है, और यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो n की वैल्यू होगी। अब रेंज जो है, रेंज कहाँ तक चलेगा, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं। और इस फॉर लूप में क्या है कि ये वैल्यू रिपीट कब होगी, रिपीट कहाँ से होगी, तो स्टार्ट से होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो स्टार्ट की 0 होती है। कहाँ तक चलेगी, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि यूजर ने 5 एंटर किया है, तो 5 एंटर किया है मतलब ये लूप जो चलेगा, पहला लूप चलेगा 0 टू 4 तक। अब 0 टू 4 तक जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमें क्या करना है, एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज करना है। अब दूसरे लूप में जब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो हमने वैल्यू ली है बेसिकली आई की, वो 1 इंक्रीज करके, 1 इंक्रीज करने की क्यों जरूरत पड़ी, तो चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो हमने 5 लिया है इस केस में, और यही अगर हम आई की वैल्यू सेम ले लेते हैं तो इस केस में क्या होगा कि ये 4 टाइम्स ही रो चलेगा। तो हमें अगर 5 चाहिए तो इसका मतलब क्या है, हमें 1 से इंक्रीज करना होगा, और जो दूसरी वाली लूप चलेगी वो 0 टू 5 तक चलेगी। तो इसका हमें ध्यान में रखना है कि इस तरह से रेंज में हम लोग वैल्यू मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब पहली कंडीशन ट्रू होगी मतलब रेंज जो है वो 0 रहेगा, तो उस केस में क्या है कि जे की वैल्यू प्रिंट होगी, तो यहाँ पर उतनी बार स्टार प्रिंट होगा। मतलब आई की वैल्यू जब 0 है तो 1 टाइम स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर आई की वैल्यू चेंज हो रही है, उसके बाद आई की वैल्यू जैसे ही चेंज हो रही है तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 3 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है वो स्टार की वैल्यू प्रिंट होते जाती है। और इस स्टेटमेंट का ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है कि एक ब्लैंक लाइन प्रिंट कर रहा है हर एक फॉर लूप के बाद। मतलब फॉर लूप की इटरेशन है, जो इनर वाली जो फॉर लूप है, ये वाली लूप, इसमें क्या है लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट है। मतलब हमने एक बार स्टार जब प्रिंट किया तो एक बार स्टार प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है, लाइन चेंज करना है, और लाइन चेंज करने के लिए हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगली आउटपुट जो आएगी वो दूसरी लाइन में आएगी, फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट आउटपुट होगी वो तीसरी लाइन में आएगी। तो बेसिकली इसी तरह से नेस्टेड लूप काम करता है
आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।